बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर जो भी ऐलान किए हैं, उस ऐलान के बाद लोगों के मन में खुशी तो है, लेकिन कई सारे कन्फ्यूजन, कई सारी दुविधा भी है कि हमारे ऊपर कितनी टैक्स की देनदारी बनेगी, क्या हम टैक्स बचा पाएंगे, क्या हम किस टैक्स स्लैब में आते हैं, टैक्स बचाने के लिए क्या करना होगा, नए में रहें पुराने में रहें। ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं अभी अपने इस खास बातचीत में, क्योंकि हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं कि जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया तो सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि ये ऐलान, ये बदलाव क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में रहने वाले लोगों को ही मिलेगा या फिर सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों को? एक तो सबसे पहले हम क्लैरिफाई ये कर दें कि ये जो बदलाव है वो केवल न्यू और न्यू के लिए ही है। अब पुरानी को तो भूल जाने की तैयारी रखनी है। उसको सरकार ने और आयकर विभाग ने ऑलमोस्ट निश्चय कर लिया है कि इसको तो दफनाना है, इसको अलविदा कहना है, इसको बाय बाय टाटा करना है। बिल्कुल, जो भी बदलाव किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में हैं तो वित्त मंत्री ने जो भी ऐलान किए बजट में उसको आप भूल जाइए। जैसे पहले चुकाते थे वैसे ही चुकाइए, जो टैक्स की देनदारी पहले बनती थी वैसे ही टैक्स की देनदारी अब भी बनेगी। अब सवाल उठता है कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप हैं तो वित्त मंत्री के ऐलान का मतलब क्या है। एक सवाल सबको ये पूछता है कि इनकम टैक्स का स्लैब न्यू टैक्स रिजीम में शुरू हो रहा है 4 लाख से, बिल्कुल, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये कैसे? अच्छा, अब इसमें आपको समझना ये है कि 12 लाख से अगर आपकी आय कम है तो आप जीरो टैक्स का स्टेटस एंड दैट टू विद सर्टेन कंडीशंस एंजॉय कर सकेंगे, वो हम समझाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 12 लाख आपकी एग्जम्पशन लिमिट हो गई। देयर इज अ डिफरेंस। 12 लाख एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, 12 लाख से कम है तो आपको टैक्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। ये कैसे हो रहा है? मैं आपको समझाता हूँ। अब उन्होंने एग्जम्पशन लिमिट तो अभी जो 3 लाख है उसको बढ़ा के 4 लाख किया। मतलब टैक्स की सीमा अब 4 लाख से शुरू हो रही 4 लाख से शुरू होती है और वो सबके लिए, माना इंडिविजुअल, HUF, NRI, AOP, BOI, सबके लिए। अब इन सब के लिए पहले तो हम ये समझ लें कि टैक्स के स्लैब्स का जो रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है वो मैं उसको बहुत ही वेलकम गिनता हूँ। पहले उस अब स्लैब में क्या बदलाव किया गया ये बताइए। हाँ, यही बताता हूँ। तो 4 लाख तक आपको जीरो टैक्स है, क्योंकि सबको, किसी को भी टैक्स 1 रुपया नहीं देना है। 4 से 8 के बीच में 5%, 8 से 12 के बीच में 10%, 12 से 16 के बीच में 15%, 16 से 20 के बीच में 20%, 20 से 24, क्योंकि 4 का गैप है, 20 से 24 पर 25%। ये पहले 25% नहीं था ही नहीं, अब नया स्लैब आया। और जो 15 लाख पर 30% लगता था, अब उसकी जगह ये 24 लाख के ऊपर 30% लगेगा। तो लक्ष्मण जी, इसका सीधा हिसाब ये होता है कि 24 लाख पर आप अगर अभी जो स्कीम में थे, जो टैक्स भरते थे, वो करीब आप 4,10,000 भरते हैं। अब नई स्कीम, नई माना प्रपोज जो नेक्स्ट ईयर से आएगी, उसमें केवल 3 लाख, माना 24 लाख से ऊपर आपका अगर टैक्स है तो सीधा 1,10,000 रुपये का आपको फायदा होगा। ये फायदा कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, इतना तगड़ा फायदा आपको दिया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि 20 से सीधा 30% जो टैक्स स्लैब हो जाता था, अब इसमें 25% एक जोड़ दिया गया है, जिसका फायदा का जिक्र यहाँ पे नहीं, एक्चुअली तो ये स्लाइडिंग जो हुआ ना, उसको बदलाव होगा। वो 4, 8, 12, 16, 20, 24, वो जो ग्रेडेशन है उसके कारण आपको 24 लाख पर ये 1,10,000 आपके हाथ में पकड़ता है। कि आपने एक जो बात कही ना, वो दर्शकों को बता दो। आपने कहा कि नए फाइनेंशियल ईयर से, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया तो अभी जो टैक्स कट रहा है उस पर राहत मिलेगी, तो नहीं, उस पर नहीं मिलेगी। 31 मार्च तक जो अभी है वही चलेगा, जो टैक्स कट रहा है वही चलेगा। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से जो सैलरी आपके पास आएगी उस पर जो टैक्स की देनदारी बनेगी वो उस हिसाब से बनेगी जिस हिसाब से वित्त मंत्री ने
ऐलान किया है। अब एक दूसरा सवाल कि यहाँ पे 4 लाख 12 लाख वाला जो कन्फ्यूजन है, अब वो इसको हम दूर सब करिए। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वित्त मंत्री ने ये कहा कि अगर 12 लाख से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है तो सबसे पहले तो 12 लाख से ज़्यादा है तो जीरो टैक्स भूल जाइए। 12 लाख से कम है तो आप जीरो टैक्स एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए कुछ शर्त है। सबसे पहले तो किसको ये फायदा दिया गया, तो इंडिविजुअल होना चाहिए लक्ष्मण जी, वो रेसिडेंट होना चाहिए, माना एनआरआई है तो उसको नहीं मिलेगा भले इंडिविजुअल हो, फिर एचयूएफ है तो उसको नहीं मिलेगा, एओपी बीओआई को नहीं मिलेगा। सो इट हैज़ टू बी इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, उसी को ये फ़ायदा मिलेगा। 12 लाख से कम इनकम है तो फ़ायदा मिलेगा। और ये ज़ीरो कैसे बनता है वो समझने की आवश्यकता है कि ये जो ज़ीरो बनता है कैसे बनता है, कि आपको रिटर्न तो भरना ही है 4 लाख के ऊपर, पर आप जब रिटर्न भरोगे तो टैक्स की गिनती करोगे कि भाई 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 पर 5% के हिसाब से आप 20,000 लगाओगे, और 8 से 12 में 10% के हिसाब से 40, तो 20 और 40 60,000 हुए। तो एक सेक्शन 87A रिबेट है जो इंडिविजुअल रेजिडेंट को दी गई है, वो ये कहती है कि अगर 12 लाख से आपकी इनकम कम है और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपये का हम आपको टैक्स का रिबेट देंगे, तो होगा क्या कि 12 लाख की रेगुलर इनकम पर आपका टैक्स बना 60,000, 87A में आप क्वालिफाई हो गए तो आपको रिबेट मिला 60,000, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। पर समझिए आपके इनकम में स्पेशल रेट वाली इनकम है, जैसे कैपिटल गेन्स है। कैपिटल गेंस का मतलब ये हो गया कि अगर आपने शेयर बाजार से कमाई की है, कैपिटल गेंस वो हो गया कि अगर आपने घर खरीदा 10 लाख में, बेच दिया 20 लाख में, तो वो जो कैपिटल गेंस हुआ, तो इस तरह की जो आमदनी होती है उसको कैपिटल गेंस कहते हैं। उस आमदनी से अगर कमाई हो रही है तो शायद उस पर ये 12 लाख वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका सरकार का इंटरप्रिटेशन ये है कि जो स्पेशल रेट वाली इनकम है जिसमें कैपिटल गेन्स का भी समावेश होता है, जिसमें लॉटरी भी हो सकती है क्योंकि उसके लिए भी स्पेशल रेट है, क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। तो जो भी स्पेशल रेट वाली इनकम है उस पर आपको रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। तो 12 लाख में आपकी जितनी भी नॉर्मल इनकम है जिस पर 60,000 या उससे कम टैक्स होगा, उसका आपको पूरा फायदा रिबेट का मिलेगा और आपका उसके लिए जीरो टैक्स होगा। इसमें एक और कन्फ्यूजन पैदा होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि ठीक है, हमारी कुल आमदनी 12 लाख रुपए है, अब 12 लाख में 8 लाख रुपए रेगुलर इनकम हो गई और 4 लाख रुपए कैपिटल गेंस या फिर दूसरी आमदनी जो रेगुलर इनकम में शामिल नहीं है, तब क्या होगा? तो ये गड़बड़ वाला मामला हो गड़बड़ जाएगा। मामला है। कैसे? गड़बड़ वाला इसलिए होगा, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 8 लाख पर आपका टैक्स होगा 20,000, पहले 4 लाख एग्जम्प्ट और 4 लाख पर 5% के हिसाब से 20,000, और बाकी का जो 4 लाख है आपका स्टॉक मार्केट इक्विटी वाला, उस पर 20% के हिसाब से 80,000 बनेगा। मतलब 8 लाख तक जो है आपको केवल 20,000 का रिबेट दिया जाएगा और बाकी के 80,000 आपको भरने पड़ेंगे। मतलब दूसरे शब्दों में कहे कि 12 लाख आपकी आमदनी हुई, 8 लाख रुपए सैलरी से हो गई या रेगुलर इनकम से, तो उस 8 लाख पे जो बनता था वो तो आपसे नहीं लेगा, कोई टैक्स उस पर नहीं बनेगा। लेकिन 4 लाख जो बन रहा है कैपिटल गेन से, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स देना पड़ेगा, वो आपको चुभेगा, क्योंकि आपको होगा कि यार मेरा 60,000 में से मेरा 40,000 तो अभी मैंने यूटिलाइज भी नहीं किया रिबेट, फिर भी वो इनकम नहीं है इसलिए उस पर रिबेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, चूंकि वो रेगुलर इनकम नहीं है, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, बहुत लोग आप में से ये पूछ रहे हैं या मन में होगा कि 12 लाख तक तो चलो ठीक है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मान लिया जाए हमारी आमदनी 12,10,000 रुपये हो जाए, तब क्या होगा? तो क्या 12,10,000 हो जाएगी तब तो अगर वैसे इनकम टैक्स देखें जो फॉर्मूला समझा रहे थे मुकेश पटेल जी, तो करीब 60,000 आपको टैक्स बन जाएगा। तो आमदनी बढ़ी 10,000, हाँ, टैक्स
बन गया 60,000, तब तो आप जाएंगे कंपनी को कहेंगे कि नहीं नहीं भैया मेरी आमदनी कम कर दो, 10,000 सैलरी कम कर दो। ऐसा नहीं है, क्यों बताएंगे मुकेश जी? क्योंकि लक्ष्मण जी एक्चुअली तो मैं बताऊं, जब ये रिबेट वाली बात आई थी ना, पहले 2-3 साल तो ये सरकार को भी सूझा नहीं था कि लोगों को ऐसी दिक्कतें पड़ सकती है, क्योंकि आपकी इनकम से कहीं ज़्यादा आपने लक्ष्मण रेखा, एक बार आपको याद होगा हमने शो में मैंने ये कहा कि ये आपके नाम से जुड़ी हुई गड़बड़ है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी तो आपके लिए टैक्स बढ़ जाता है। इसलिए सरकार ने एक मार्जिनल रिलीफ वाली बात ले आए। उन्होंने ये कहा कि जैसे आपने बताया, रिलीफ गौर से सुनिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। देता हूँ कि 12,10,000 हो गए आपके, तो 12,10,000 पे क्या होगा, 12 लाख पर जैसे मैंने आपको बताया आपका टैक्स होगा 60,000, 10,000 पर आपका टैक्स बनेगा एट 15% 1,500, तो 12,10,000 पर टैक्स होगा 61,500। सैलरी बढ़ी 10,000 और 61,000 टैक्स बन गया। रिलीफ क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई 12 लाख से 12,10,000 आपकी इनकम कितनी बढ़ी, 10,000, तो आपका टैक्स जो है वो इनकम से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उतनी हम रिलीफ देते हैं। ये कैसे? तो 61,250 की जगह आपको केवल 10,000 देना होगा, क्योंकि आमदनी आपकी 12 लाख से सिर्फ 10,000 बढ़ रही, इसलिए टैक्स ईमानदारी 10,000 बनेगी। फिलोसॉफी 12,25 या 12,50 पर आपको 12,71,250, दैट इज द कट ऑफ, क्योंकि 71,250 पे एग्जैक्टली 71,250 बनते हैं। इसलिए इन्होंने ये कहा कि मार्जिनल रिलीफ तब तक, अब 12,80,000 हो गए तो नहीं। इसका मोटा मोटी एक लाइन में समझिए, ऐसा है कि 12 लाख से जितनी ज़्यादा आमदनी आपकी हो रही है वो रकम, और टोटल टैक्स देनदारी की रकम, अगर टैक्स देनदारी की रकम ज़्यादा है तो आपको देना पड़ेगा जितनी ज़्यादा आमदनी है वो। जहाँ दोनों बराबर हो जाएगी वहाँ से मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर टोटल टैक्स देनदारी बनेगी। अब एक सवाल और मुकेश जी, मान लिया 13 लाख आमदनी हो गई, तब क्या करेंगे? अब 13 लाख की आमदनी हो गई तो सबसे पहले तो अगर आप सैलरी टैक्स पेयर हैं तो 13 लाख में से आप 75,000 तो आप डिडक्शन ले लेंगे, तो 12,25,000 ही हुए, तो मार्जिनल रिलीफ लेते हुए 25,000 भरने की तैयारी रखिए। पर अगर आप थोड़ा कानून जानते हैं, आपको रोकूंगा, 12 लाख से आगे बढ़ के हम 13 लाख से हो गई, हम सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, तब क्या हो? क्या होगा, 13 लाख का टैक्स गिना जाएगा। कितना? 13 लाख पर टैक्स होगा, 12 लाख पर 60,000 और बाकी का 1 लाख पर 15,000, तो 75,000 टैक्स होगा। तो बड़ी 1 लाख रुपए, लेकिन 75,000 टैक्स कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपको 13 लाख सैलरी है तो 75,000 टैक्स नहीं, टोटल टैक्स है ना, तो 75,000 आपको टैक्स जाएगा। चूंकि सैलरी वालों के लिए एक हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक जड़ी बूटी बताते हैं टैक्स बचाने की। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन समझा दीजिए कि जिनको सैलरी मिलती है उनको 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। वो कैसे बताएं? वो ऐसे होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 सब सैलरीड वालों को मिलता है, तो 12,75,000 की मान लीजिए किसी की सैलरी हुई टोटल, तो उसमें से 75,000 उसको डिडक्शन मिलेगा और रह गया 12 लाख, तो 12 लाख पर जीरो, मान लो उसका 12,80,000 बनता है, तो क्या होगा, 12,80,000 में से पहले आप 75,000 काटो तो 12,05,000 हुआ, तो 12,05,000 पर आपको मार्जिनल रिलीफ के साथ 5,000 का टैक्स देना होगा। पर अगर आप वो भी नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए, और कई केस में मान लीजिए आपको थोड़ा प्रलोभन हुआ कि भाई यार मैं ये 12,75,000 को भी बढ़ा के मैं 13.5, 14, 15 लाख तक ले जा सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है, मुमकिन है। ये तो प्रलोभन सबके मन में होगा, बता दीजिए कैसे? मैं बताऊं, अभी ऐसा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एक डिडक्शन है जो सबको दिया जाता है, पर इसके सिवा हमारी जो नई स्कीम, क्योंकि ये पूरे रेट्स जो है वो नई स्कीम सेक्शन 115 BSC के तहत है, उसमें 2 ऐसे अच्छे वेलकम डिडक्शंस हैं जो नई स्कीम में भी अवेलेबल हैं। ऐसे तो नई स्कीम की
पूरी फिलॉसफी है कि कम से कम डिडक्शंस मिले, पर ये दो चीज़ें हैं उसमें। एक है कन्वेयंस अलाउंस, माना आप अपनी नौकरी के लिए जो कोई भी खर्च करते हैं आने जाने के लिए, वो जो कन्वेयंस अलाउंस आपको मान लीजिए 5,000 या 10,000 दिया जाता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड ऑन द फैक्ट्स, इट कैन बी पार्ट ऑफ योर सीटीसी। मान लो आपको दिल्ली में 10,000 रुपया दिए जाता है कन्वेयंस अलाउंस, कि भाई आपके काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, आप डिक्लेरेशन देते हो कि ये मैं काम के लिए यूज़ करता हूँ, तो 12,75,000 में ये 1,20,000 ऐड होगा। इसके सिवा एक जो आपका एम्प्लॉयर, एक तो ईपीएफ तो प्रोविडेंट फंड तो काटता है, पर आपके पास ऑप्शन है कि आप एनपीएस, जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं, उसमें भी आपका जो बेसिक सैलरी है उसकी 14% की सीमा में आप अगर एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन कराते हैं, मान लीजिए किसी का आप 10 लाख का बेसिक सैलरी है, तो वो 10 लाख के बेसिक सैलरी में 14% माना 1,40,000 जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ये पूरा एग्जम्प्ट गिना जाता है। तो ये 1,40,000 पर आपका जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होता है वो आपका बचता है। तो ये दीज आर ऑल एड ऑन्स फॉर स्मार्ट टैक्स तो सेविंग। ये बताइए कि मान लिया जाए हमने कन्वेंस अलाउंस जोड़ दिया, एनपीएस जोड़ दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दिया और मार्जिनल रिलीफ जोड़ दिया, तो कुल कितनी तक के? मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट क्लोज टू 15 lakhs 15 लाख पे कोई सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और कोई दिक्कत हो ना तो मुकेश पटेल जी बहुत ही जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है, गूगल करिएगा, इनका नंबर मिल जाएगा, इनका ईमेल आईडी मिलेगा, इनकम टैक्स कुछ पूछे तो कहिएगा इन्होंने मुझे बताया था। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये भी अपना समय समय पे सुझाव देते रहते हैं। मुकेश जी, इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि 12 लाख वाली चीज़ों में तो बहुत सारी चीज़ें साफ होकर निकल कर आ रही हैं, लेकिन कई लोगों ने टीसीएस देना होता है, टीडीएस देना होता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इसमें भी बड़े बदलाव के ऐलान किए। डूइंग बिजनेस पर जो वित्त मंत्री का फोकस रहा है इस अंदाज पत्र में, वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि वित्त मंत्री ने ये कहा कि भाई ये जो टीडीएस की लिमिट्स हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स जिसको हम कहते हैं, कि ये रकम से ऊपर की पेमेंट, इस सीमा के ऊपर के पेमेंट किए जाते हैं तो उस पर टैक्स काटने के, जैसे रेंट का मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी प्रिवेलिंग लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट इन केस ऑफ रेंट, वो सालाना 2,40,000 है। माना महीने का 20,000 रुपया से ज़्यादा आप अगर रेंट देते हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है। अब आपके लिए उन्होंने महीना के हिसाब से एवरी मंथ 50,000 का उन्होंने सीमा बढ़ा दी। माना सालाना 6 लाख रुपया तक का आप रेंट देते हैं, इफ मंथली रेंट डज नॉट एक्सीड 50,000, आपको टीडीएस की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और ऐलान किया था कि बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए स्कूल फी आप टीसीएस, उसमें भी बड़ी राहत दी गई। टीसीएस में दो राहतें समझाइए उसको। दिया। एक तो उन्होंने जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में जो टीसीएस कटता था 20% के रेट के हिसाब से कलेक्ट करने का था बैंकों को, उसमें जो उसकी सीमा 7 लाख थी उसको बढ़ा के 10 लाख की है। इसके सिवा जो मान लो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है, जो सेक्शन 80E में क्वालिफाई होता है जो डिडक्शन, वैसे केसेस में जो 0.1% का भी टीसीएस का जो प्रावधान था वो उन्होंने संपूर्णतः उसमें माफ़ी दे दी है। सो कोई टीसीएस नहीं कटेगा। दैट्स अ वेलकम। एक आखिरी सवाल, जो कि समय आपके पास कम है, 2 घर को लेकर के उन्होंने ऐलान किया, 2 प्रॉपर्टी वाला। बहुत लोग एक से ज़्यादा घर रखते हैं फिर फंसते हैं। आपने प्रॉपर्टी का अच्छा किया, नहीं तो घर में लोग घर के साथ घरवाली भी समझ जाते हैं। तो वो समझते घरवाली के लिए कोई छूट नहीं है, घर के लिए। और घर के लिए छूट ये है कि एक्चुअली एक तरीके से तो ये प्रावधान था, पर वो उसमें कुछ शर्तें थी। माना एक पहला आपका घर है, उस तो आप कंप्लीटली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो आपको फ़ायदा मिलता था 0 टैक्स उसका एनुअल वैल्यू गिनने का। पर सेकंड हाउस में कुछ कंडीशंस थी कि आप अगर कोई और जगह नौकरी करते हो, आपने उसका कोई और फ़ायदा ना लिया हो वगैरह वगैरह, तो वित्त मंत्री ने इसको सिंपल कर दिया। उन्होंने बोला कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली कोई बात नहीं रखनी है, आपके 2 घर हैं, हम इसके पर कोई भी टैक्स
काल्पनिक जो नोशनल वैल्यू के हिसाब से गिना जाता था वो नहीं काटेंगे। तो दैट्स अगेन अ वेलकम प्रोविजन। चलिए, तो बहुत सारे अच्छे बदलाव किए गए। तो मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप समय निकालने के लिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न रहा नहीं होगा कि टैक्स की देनदारी कितनी बढ़ेगी, टैक्स कैसे बचा सकते हैं, टैक्स कैसे चुका सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इनके सुझाव के बाद आप अच्छी खासी रकम टैक्स में ज़रूर बचा सकेंगे।